जय हिंद। पुनः एक बार फिर अनूप क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे और एनटीपीसी में पूछे गए कुछ क्वेश्चन जो केवल साइंस के होंगे, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, चलिए देखते हैं। अब देखेंगे ना कि किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। यह सूत्र होता है कि किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसके लिए सूत्र होगा कि 2n स्क्वायर होता है। देखिए चार कोश होगा K, L, M और N। ये अल्फ़ाबेटिकल में ऐसे करेंगे और नंबर में पहले K को हम पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश और चौथा कोश। तो इसमें अलग अलग कोशों में अलग अलग इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। देखिएगा कैसे। अब देखिए हम भर कर बता रहे हैं। इसमें ना पहला ये सूत्र होगा कि 2n के जगह n1 स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पहला कोश में देख रहे हैं। तो 2 गुणे n1 मतलब कि पहला कोश, n1 के जगह 1 का स्क्वायर खींचिएगा तो कितना हो गया 2 गुणे 1 बराबर कितना होगा 2। यानी पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अधिकतम। अब दूसरे कोश में देख रहे हैं तो देख लीजिए दूसरे कोश में कैसे। तो इसी के जगह ये पे ना हम लोग दूसरा कोश लिख दे रहे हैं। देखिए दूसरा कोश में करेंगे तो 2n2 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2n2 का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब क्योंकि पहला कोश था तो 1, दूसरा कोश था तो 2, तो 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो अब 4 दूनी के 8, यानी दूसरे कोश में कितने भरे जा सकते हैं 8 भरे जा सकते हैं। अब तीसरे कोश में देखना है कि तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसके लिए होगा 2 वैसे ही करेंगे n3 का स्क्वायर। अब n का मान 3 रखेंगे तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे तितली के 9, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। 2 8 यहाँ भरा जाएगा 2 8 18 हो गया। और चौथा में देखेंगे बाबू, चौथा में देख लीजिए 4 करेंगे तो देखिए 2 n4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी के 32, यानी चौथा में कितना भरे जा सकते हैं 32। तो याद रखिएगा पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। K L M N 2 8 18 32 किस में पूछा है तो K में कितने भरे जा सकते हैं। K में तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ये दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि एक कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी। अब ओम का नियम जानते होंगे, तो देखिए ओम का नियम है ये, ओम का नियम। अब देखिए ओम का नियम क्या कहलाता है, आर इसका सूत्र है R बराबर V बटा में I। ये ओम का नियम का ये सूत्र होता है। देखिए क्या क्या दिया है, अगर एक प्रतिरोध दिया है R का मान कितना दे दिया 100 ओम, ठीक, और V का मान दे दिया आपका 220 वोल्ट। तो कह रहा है धारा का मान ज्ञात कीजिए, I का मान आप बताइए कितना होगा। तो चलिए I बराबर हो जाएगा V बटा में R ओम का नियम अनुसार। तो V का मान रख दीजिए 220 और बटा में R का मान कितना हो जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0 का हुआ कैंसिल। अब ये हो जाएगा 22 बटा में 10 है तो 10.1 अंक पे लग जाएगा तो 2.2। और धारा है ना बाबू, तो धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, इस बात को याद रखिएगा। तो 2.2 एम्पियर। देखिए 2.2 कूलाम नहीं, धारा पूछा है तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये भी याद रखिए, जल्दीबाजी में गलती हो जाएगा। 2.2 आ गया, आंसर मार कर चले जाएंगे। तो 2.2 ये हो जाएगा आपका एम्पियर। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पराग कोश में पाया जाता है। पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कोश में
ये क्वेश्चन बायोलॉजी का है, पादप जगत से ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पादप जगत से आता है ये। अब उसमें देखिए कह रहा है कि पराग कोश में पाया जाता है। पराग कोश में बाबू ना पराग कण पाए जाते हैं। अब इसमें ना आप देखेंगे तो जो पुष्प होते हैं ना, पुष्प के 4 भाग होते हैं, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर और जयांग, ये 4 होते हैं। अब देखिए इसमें जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर के 4 भाग होते हैं। इसमें पुंकेसर के 3 भाग, 4 नहीं, पुंकेसर के 3 भाग होंगे। कौन कौन सा ये देख लेते हैं। पुंकेसर एक तो खुद ना, ये पुंकेसर को पुमंग कहेंगे, पुंकेसर को पुमंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए पुमंग, इसको कहेंगे हम पुमंग। पुमंग 3 होगा। एक होगा इसका पुंकेसर, उसके बाद परागकोश, परागकोश, तीसरा होगा परागकण। ये पुमंग ये ना पुष्प का नर वाला भाग है। इस मादा वाला भाग को कहेंगे जयांग, इसका भी 3 भाग है। ये होगा वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ठीक, इसका 3 भाग और इसका 3 भाग। यही ना क्या काम करेंगे कि पुष्प ये ना ये पुमंग, ये इसका भाग 3, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। उसके बाद जयांग का 3 भाग, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। और यही देखिए पराग कोश में ना पराग के कण पाए जाते हैं, और यही पराग के कण अंडाशय में पहुंचता है तो फल का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा पराग कोश में क्या पाया जाता है, तो पराग कोश में पराग कण पाया जाता है, और यह ना पुष्प का नर जनन भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है BCG का टीका किस रोग से बचाता है। BCG का टीका है, यह किस रोग से ये बचाता है। तो देखिए काली खांसी, दूसरा क्षय रोग, तीसरा चेचक और चौथा पोलियो। तो BCG ये देखिएगा BCG, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। यह जो टीका है छोटे बच्चों में ही, ज़्यादातर छोटे बच्चों में लगाया जाता है टीका। यह जो तपेदिक है टीबी ना, टीबी रोग से बचाव के लिए, टीबी का कई नाम है, टीबी, तपेदिक, उसके बाद यक्षमा, ये ना टीबी का यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। संक्रामक यह रोग है जो जीवाणुओं से ये होता है, टीबी रोग। इस जो जीवाणु का नाम है बैसिलस, इस जीवाणु का नाम होता है बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस। इस जीवाणु का नाम है, जो टीबी इसी जीवाणु के से होता है। अब देखिए तो क्षय रोग, चेचक, पोलियो, काली खांसी, तो BCG का जो टीका है ना, यह किस रोग से बचाता है, तो क्षय रोग से। और क्षय रोग का अन्य नाम टीबी, उसी का तपेदिक, यक्षमा, ये सब क्षय रोग का ही नाम है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। कह रहा इनमें से कौन सा नोबेल गैस नहीं है। इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। अब इसको देखते हैं ये कौन सी नोबेल गैस नहीं है। तो देखिए जो नोबेल गैसें होती है ना, ये 6 होते हैं। जो मेंडलीव की आवाज़ सारणी है या आधुनिक आवाज़ सारणी है, उसके 18वें वर्ग में नोबेल गैसों को रखा जाता है। जैसे देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, यह 6 जो गैसें हैं इसको नोबेल गैसों के नाम से जानते हैं। अक्रिय गैस, ये अक्रिय गैस 18वें वर्ग में रखी गई हैं।
इनका ना आप देखेंगे तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए यह किसी दूसरे ना धातुओं से अभिक्रिया नहीं करती। विद्युत बल्बों में इन्हीं गैसों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है, देख लीजिए कि इनमें से कौन सी नहीं है। रेडान तो है, ये बहू ये रेडान, क्रिप्टान भी है, जेनान एक्सी। कभी कभी तो परीक्षाओं में पूछा जाता है जेनान का प्रतीक क्या है, तो एक्सी, इसी को स्ट्रेंजर गैस के भी नाम से जानते हैं। तो एक्सी अब का है तो हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन जो है ना यह नोबेल गैस नहीं है। हाइड्रोजन को जो मेंडलीफ अपने आवर्तसारणी में सजा रहे थे उस समय हाइड्रोजन का उन्होंने स्थान क्लियर नहीं कर पाए थे। हाइड्रोजन कहीं ना स्थापित ही नहीं कर पाते थे, इसीलिए जो मेंडलीफ थे वो ना हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से पुकारे या आवारा तत्व कहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखते हैं। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 15+15 है तो यह है, कह रहा है किसी दर्पण की फोकस दूरी 15+15 है तो कह रहा है कि यह है समतल दर्पण, उसका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का ये 2018 में ये सवाल पूछा गया। तो देखिए जो दर्पण है ना, दर्पण तो हम पढ़ाएंगे भी, जो दर्पण होते हैं, अब इसमें जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होगी। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहिए चाहे उत्तल लेंस कहिए, उत्तल दर्पण कहिए चाहे उत्तल लेंस, चिन्ह जो परिपाटी है ना इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण इन दोनों की जो फोकस दूरी होता है ना धनात्मक होता है। अवतल दर्पण, अवतल लेंस इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। और उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण उसमें यू का भी मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन प्लस है तो उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, दर्पण, इसलिए लेंस नहीं कहेंगे, दर्पण लगाएंगे। प्लस है फोकस दूरी तो प्लस। देखते हैं उत्तल दर्पण, देखिए ये वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है और इसमें धनात्मक दिया भी है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। कह रहे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है तो इसकी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तो क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता पूछा है, लेंस की क्षमता। एक चीज़ देखिए बाबू, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, एक चीज़ इसको समझिएगा, लेंस की क्षमता, इससे सवाल तो पूछे जाते हैं और ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि। देखिए फोकस दूरी के व्युत्क्रम को याद रखिए, हम बता दे रहे हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं, इसके बारे में हम पूरा बता दे रहे हैं। क्षमता कहते हैं, इसे ना बाबू P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे हो, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। ये तो पूछा जाता है कि लेंस के क्षमता का मात्रक बताइए, तो याद रखिएगा इसका मात्रक होता है डायोप्टर। जो शॉर्टकट में इसको ना केवल ना D लिख देते हैं, पढ़ेंगे डी, डायोप्टर। कभी कभी तो ऐसे ही सवाल डायरेक्ट पूछ देंगे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए डायोप्टर होता है। और लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो P से। और इसका परिभाषा क्या होगा, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी P बराबर 1/F। देखिए F अगर मीटर में दे दे तो ये वाला सूत्र होगा, लेकिन लेंस की क्षमता तो डायोप्टर में आएगा। अगर सेंटीमीटर में F का मान दे दे तो 100/F हो जाता है। यही बस याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब आइए सवाल पर, कह रहे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है। देखिए जब भी उत्तल लेंस उत्तल दर्पण का है उसमें फोकस दूरी धनात्मक होता है। अब ज्ञात कर लीजिए, ये मीटर में दिया है ना बाबू, तो यही इस चीज़ पे हल कर लीजिए। तो P बराबर 1 में कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर में दिए तो ये लगाएंगे, सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में दे देगा तो ये वाला हल करेंगे। फोकस दूरी मीटर में है तो यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए इसको हल कीजिए तो ऊपरों 10 से, नीचे का हो जाएगा वो 10 से। तो P बराबर अब हो जाएगा 10 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल कितना हो जाएगा 25, क्योंकि दशमलव का होगा हट जाएगा। अब कटा दिए, 5 दूनी के 10 और 5 के नहीं, 5 दूनी के 10 और 5 5 25, यानी P बराबर यहाँ कर लेते हैं, P बराबर बच जाएगा कितना, 2/5। अब देख लीजिए भाग दे दीजिए, 2 में 5 से भाग दीजिए
तो अब नहीं न जाएगा तो दशमलव बढ़ाइए, 5 के 20 यानी 0 क्या होगा 4, 0 यानी P बराबर 0.4। और लेंस की क्षमता है ना तो क्या हो जाएगा डायोप्टर। हम बताएं लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होगा डायोप्टर होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला को फिर एक बार देख लीजिए। इससे पहले P बराबर देखिए लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे P से प्रदत्त करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, P बराबर 1/f अगर मीटर में दिया हो, P बराबर 100/f अगर f का मान सेंटीमीटर में दिया हो तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उत्तल लेंस है चाहे उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी धनात्मक होता है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर की गति से क्या है गतिमान है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम पढ़ाए भी है, आप पिछले वाला हमारे वीडियो देखिए, नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, बताए भी है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर। इसमें क्या करना है, ये तो ज्ञात करना है, तो 1/2 हो जाएगा। m का मान कितना बाबू, m का मान 10 है, v का मान कितना है 5, तो 5 गुणे 5 2 बार लिख देंगे, तो 2 × 5 = 10, तो कितना हो जाएगा 125 का जूल, क्योंकि ऊर्जा है ना, और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल होता है, 125 जूल हो जाएगा। कोई भी ऊर्जा हो उसका मात्रा क्या होगा जूल ही होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए ये क्वेश्चन कैसे इसको हल करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है। अब देखिए आवृत्ति क्या होगा, अब आवृत्ति को समझेंगे तो देखिए किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। अब देखिए आवर्तकाल आवृत्ति में अंतर है। किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहेंगे, लेकिन आवर्तकाल 1 सेकंड में वो 1 सेकंड में कितना वो यानी एक कंपन करने में कितना समय लगा उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है, क्योंकि वो समय है। देखिए आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है। एक चीज़ और है कि जो आवृत्ति होता है ना और जो आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं। यानी f बराबर ये हो जाएगा, f बराबर 1/t हो जाएगा। f बराबर 1/T, यानी यह जो आवृत्ति है और आवर्तकाल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और ये भी हो जाएगा t बराबर 1/f, t बराबर 1/f, यह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं। तो चलिए कह रहा आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल, तो आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल यहाँ से कर लीजिए और चाहे क्या कर लीजिए वहाँ से कीजिए, बताइए क्या होगा बरोबर, चाहे इसमें इसका गुणा कीजिए चाहे इसमें इसका कीजिए। तो t इंटू f बराबर कितना हो जाएगा बाबू 1। तो आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होगा 1 होगा। आवृत्ति के देख लेते हैं और चीज़ें। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होगा, इसको Hz से प्रदर्शित करते हैं। और आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड होता है। और आवर्तकाल को किससे प्रदर्शित करेंगे t से प्रदर्शित करेंगे। आवर्तकाल को t से प्रदर्शित करते हैं और आवृत्ति को f से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज और आवर्तकाल का मात्रक क्या होगा सेकेंड। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए ये पूछे गए हैं, देखिए ये RPF में पूछा गया ये सवाल। चलिए कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। हम प्रकाश चैप्टर स्टार्ट किए हैं, पहला वीडियो आया है और 1-2 दिन में हम बना देंगे। ये प्रकाश चैप्टर का ही है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अगर चैप्टर नहीं पढ़े होंगे थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन देखिए हम फिर भी बता रहे हैं।
वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है कि जौन न फोकस दूरी होता है ना बाबू, यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। याद रखिएगा, जौन फोकस दूरी होता है ना, यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखिए इसका वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ हो जाएगा। तो r बराबर 2, f का मान कितना हो जाएगा, f का मान दिया है कितना 25 सेंटीमीटर, तो 25 हो जाएगा। यानी r बराबर कितना होगा 25 दूनी 50 का 50 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या का हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये वाला ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये प्रकाश चैप्टर का है, प्रकाश चैप्टर का पहला हम ना वीडियो अपलोड कर दिए। तो अब अगला वीडियो 1-2 दिन में फिर अपलोड हम करेंगे, तो उसको देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, आसान होता है एकदम। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर, ये अगला देखिए। अब ये कह रहा है कि यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं। देखिए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसके लिए देखिए सूत्र होगा कि जो द्रव्यमान होगा ना, ये द्रव्यमान को ए से प्रदर्शित करेंगे। आप देखिए प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को किस से, एन से। तो जो न परमाणु भार होगा चाहे परमाणु द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होगा। अब देखिए इसमें सिंपल सा है, पी का प्रोटॉन कितना है 11 और न्यूट्रॉन कितना है 12। तो 11 बार 2 1 3 और 2 कितना हो जाएगा 23, यानी उस तत्व का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 23। देखिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप उसको बताइएगा। कह रहा है कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में ये पूछा गया सवाल है, इसको छोड़ दिए, मिस्टेक है। आयरन, एल्युमिनियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। देखिए अब उभयधर्मी किसे कहेंगे। देखिए उभयधर्मी क्या है, उभयधर्मी क्या होते हैं, देखिए इस चीज़ को समझिएगा। उभयधर्मी किसे कहते हैं, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके, अम्ल और क्या बाबू क्षार, ये ना अभिक्रिया करेंगे, अम्ल क्षार, ये भी पूछ दिया जाता है डायरेक्ट कि अम्ल क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण प्लस जल। और यही ना क्या है उभयधर्मी, ये ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। देखिएगा अम्ल क्षार यह अभिक्रिया करके लवण और जल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कोई भी ना जो धातु होते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके यह धातु और हाइड्रोजन गैस बनाती है। चलिए तो देखते हैं अम्ल क्षार ना यह अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता, और यही इसी को क्या कहेंगे एक उभयधर्मी या उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है, ये सब उभयधर्मी के क्या है उदाहरण है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के और सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे भी जाते हैं परीक्षाओं में। देख लीजिए 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था आरआरबी ग्रुप डी में। मेंडलीव के आवर्त सारणी में आप देखेंगे ना, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जब वो उन्होंने तत्वों को ज्ञात किए थे उस समय 63 तत्व ही ज्ञात किए थे। कौन, मेंडलीव के समय, मेंडलीव जब अपनी आवर्त सारणी का निर्माण किए थे उस समय 63 ही ज्ञात तत्व थे। उसमें जो हाइड्रोजन का स्थान था उसको क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे, उनका जो गुण था हर एक जगह अलग अलग हो जा रहा था। इसीलिए जो मेंडलीव थे वो अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का वहीं स्थाने क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए वो उस हाइड्रोजन को ना आवारा तत्व के नाम रख दिए। कौन, मेंडलीव। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। और इसका परमाणु इस पहला ही आधुनिक आवर्त सारणी में तो पहले ही नंबर पे रखा गया 1H1 होता है, 1.008, तो नियर अबाउट 1 लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पादप हार्मोन नहीं है। ये कह रहा क्वेश्चन कि कौन सा इसमें से निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। अब देखिए कैसे, अब पादप हार्मोन को जानेंगे तभी ना। देखिए पादप हार्मोन, देखिए ऑक्सीन भी पादप हार्मोन, देख रहे हम लिख दे रहे हैं, ऑक्सीन पादप यह हार्मोन है। उसके बाद जिबरेलिन है, जिबरेलिन। उसके बाद एक और एब्सिसिक अम्ल,
उसके एक और है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन ये क्या है बाबू, पादप हार्मोन है। और इसको छोड़ करके सभी क्या है, जंतु हार्मोन होगा। अब देख लीजिए कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है ये नहीं है, जिबरेलिन भी स्पेसिफिक अम्ल भी नहीं, एड्रिलिन है। यही हार्मोन क्या है, तो पादप हार्मोन नहीं है। और इस यह अब देखिए ये जो एड्रिलिन जो हार्मोन है ना, यह इसी हार्मोन को हम आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। लड़ो या इसकी उपमा दी गई है, फ्लाइट एंड फाइट की उपमा इसको दी गई है। एड्रेनलिन हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन इसको कहा जाता है, और आपातकालीन हार्मोन के भी नाम से यह जानते हैं। देखिए पादप हार्मोन याद रखें, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये सब पादप हार्मोन, इसको छोड़ करके सब जंतु हार्मोन होंगे।